ट्रंप के माध्यम से इस देश के किसानों पे बहुत बड़ा संकट आ रहा है। भारत सरकार अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता करने जा रही है, जिस व्यापार समझौते में भारत के किसानों के हितों की बलि दी जाएगी ताकि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, मोबाइल की कंपनियां, आईटी की कंपनियों को फ़ायदा हो सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग केवल इतनी मांग है कि सरकार खुद हर साल जो घोषणा करती है उसे लागू करे, जिसका मोदी जी ने 2011 में मांग की थी, वो कानूनी दर्जा दिया जाए। कि जैसा कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही हियरिंग में जो सवाल पूछे, वो सवाल है जो एक कानून बनाए से पहले पूछे जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप कैसे किसी एक संगठन की धार्मिक संपत्ति की मैनेज करने में दूसरे धर्म के लोगों को ला सकते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष सरदार और आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रथम ये कार्यकर्ता अधिवेशन में आए हुए मेरे तमाम साथियों, मंचासी हमारे तमाम साथीगण, हमारे मित्र संगठनों से आए हुए, किसान सभा, किसान महासभा से आए हुए हमारे नेतागण, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासतौर पे कैलाश कि कैलाश भाई पीछे लगई। सच आपको बात बताऊं, मैंने इनको टालने की 2 बार कोशिश, तो मैंने कहा बाद में कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा सर बाद का मतलब क्या, तारीख दो। तो इनसे कहीं 2 तारीख को भी 2 तारीख को मैं बाहर था। मैंने कहा भाई 2 तारीख को तो मैं हूं ना, देश में नहीं, तो कोई बात ना, हम तारीख बदल देंगे, आप आओ। तो ये कैलाश जी की हिम्मत और इनकी लगन है, ये सम्मेलन आयोजित हो गया। बहुत बहुत अपने साथी धन्यवाद को ख्याल, पर ये बात दर्ज होनी चाहिए कि कैलाश जी की लगन है, और ये आज की नहीं है। हमारे शाहजहांपुर के साथी जानते होंगे, वहां पे भी जय किसान आंदोलन की गुड़िया बनी रही, लगी रही। आंधी आई, तूफान आया, सब कुछ आया, लेकिन हमारे राजस्थान के साथियों ने इस मोर्चे को बनाए रखा। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं यादव धर्मशाला का भी। आजकल समाज में चलन हो गया है कि हम जाति को समाज कहना शुरू कर रहे हैं। किसी जाति के लिए कोई चीज बनती है, हम कहते हैं समाज के लिए है, पर वास्तव में समाज के लिए होती नहीं है, होती एक जाति में समाज के लिए। लेकिन आपने इस किसान सम्मेलन को करके इसे वास्तव में पूरे समाज के लिए, इसके लिए धन्यवाद करना, क्योंकि सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो किसानी है। किसान जात जिस दिन उठ गई, सारी जाति अपने आप उठ। मुझे बेहद खुशी है कि ये सम्मेलन शेखावटी में हो रहा है, जो कि राजस्थान के किसान आंदोलनों की जननी रही। राजस्थान के तमाम किसान आंदोलन इसी जमीन से, इसी बालू वाली, रेत वाली जमीन से इस देश सारे किसान आंदोलन खड़े रहे। मगर मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने अपनी कोशिश से इसको शेखावटी के बाहर भी निकाला है, और बाड़मेर तक के हमारे साथी हैं। उम्मीद है कि अगली बार यहां से बाड़मेर तक के रास्ते में भी जो कुछ पड़ता है उसको भी हम कवर करें।
एक क्षमा प्रार्थना भी मैं करना चाहता हूं अपने साथी अमित शाह की तरफ से। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुझे फोन करके कहा कि मैं आ जाऊं, कैलाश भाई कह रहे हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था कुछ महीने में, और मैं उनको कहता रहा हूं पिछले कुछ महीनों से कि ज्यादा ट्रेवल मत कर, कम कर। तो मैंने ही उन्हें कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, आपके बदले में माफी मांग लूंगा, आप जरा यहाँ पे रहो, इतना ट्रेवल तो वो ना आए इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ही उनको कहा कि आपके बगैर जगह पे मैं खड़ा हूँ, आप अभी थोड़ा ट्रेवल। उनके स्टेप लगे हैं मेरे हार्ट से, इसलिए मैंने कहा थोड़ा इसमें परहेज ही रखो तो अच्छा है। तो इसकी क्षमा प्रार्थना में करना चाहता हूँ। जय किसान आंदोलन, जय किसान आंदोलन 10 साल पुराना। इसकी स्थापना 2015 में वास्तव में स्वराज अभियान की स्थापना से भी पहले जय किसान आंदोलन की स्थापना हो गई। स्थापना तब हुई थी जब पहली बार मोदी सरकार ने आते ही किसानों की जमीन अधिग्रहण का धंधा शुरू किया। 2013 में एक कानून पास हुआ था संसद के द्वारा, जिसका बीजेपी ने समर्थन किया कि किसान की जमीन को आप उचित मुआवजे व उचित प्रक्रिया के बगैर अधिग्रहण नहीं कर सकते। और मोदी सरकार ने आते ही पहला जो काम किया वो ये था कि बगैर संसद में गए अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को लगभग निरस्त करने का काम इन्होंने शुरू किया। उसके विरोध में देश में जो तमाम आवाजें थी, उसमें से एक छोटी सी आवाज ये जिसको हमने उस समय जय किसान आंदोलन का नाम दिया। 10 साल हो गए हैं, राजस्थान का पहला सम्मेलन आज हो रहा है, लेकिन काम चलता है, कार्यवाही होती रही, और हमारा फोकस इस बात पे रहा है कि ना बाद में काम। आज जय किसान आंदोलन देश के 11 प्रांत में, हो सकता है हमारे अपने साथियों को भी ना हो, राजस्थान में है, दिल्ली देहात में भी है, हरियाणा में तो है ही, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये सामान्य, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद जय किसान आंदोलन कहा। बिहार में जय किसान आंदोलन है, पश्चिम बंगाल इलाका है सबसे उपजाऊ इलाका जो उड़ीसा का, वहां जय किसान आंदोलन है, मध्य प्रदेश में जय किसान आंदोलन है, महाराष्ट्र में है, और कर्नाटका में भी जय किसान आंदोलन है। पिछले 10 वर्ष में मैं ये दावा नहीं करता कि हम देश के संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संगठनों में, किसान सभा के साथ ही यहाँ शामिल है। किसान सभा इस देश के सबसे निसंदेह सबसे बड़ा किसान संगठन, बाकी दृष्टि से भी हो सकता है, संख्या बल से दिखाई देने में कई बार हम कम दिखाई देते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि हमने अपने साथियों को निर्देश दे रखा है कि झंडा नाव सब बांध में काम पे, और अगर किसी चीज से काम आगे होता है, झंडा पीछे करने की जरूरत है, पीछे कर लो, कोई बात ना, काम होना चाहिए किसान का बहुत। लेकिन ये जय किसान आंदोलन किस मायने में अलग है, क्यों जरूरत है जय किसान आंदोलन की, इस पे 5 मिनट बात रखूंगा। उसके बाद आऊंगा कि इस देश में किसान आंदोलन की आज क्या चुनौती है, क्या करने की जरूरत है। इस देश के किसान आंदोलन की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी दुर्घटना यही रही कि इस देश का किसान आंदोलन हमेशा बटा रहा,
विचारधारा के आधार पर, बटा रहा राज्य और फसलों के आधार पर, बटा रहा किसान के अलग अलग वर्गों के आधार पर, जिसके चलते इस देश का किसान आंदोलन जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो ताकत दिखाई दी, वो ताकत इससे पहले अमूमन दिखाई नहीं, क्योंकि बता जय किसान आंदोलन का अगर कोई एक मोटो, अगर कोई एक उद्देश्य है, तो वो ये कि इस देश के किसान आंदोलन में, इस देश के किसान की जो ऊर्जा अलग अलग तरीके से बटी छटी छोटे से हिस्सों में बटी रही है, उस ऊर्जा को संयोजित करना और इस देश के किसान के सवाल को इस देश के एजेंडा में स्थापित करना जय किसान आंदोलन का उद्देश्य। वो कैसे करेंगे? उसके लिए जैसा मैंने कहा, किसान आंदोलन अलग अलग राज्यों के हिसाब से बटा रहा है। राज्यों का मतलब फसलों के हिसाब से। कोई किसान आंदोलन मुख्यतः गन्ने वाले किसान का आंदोलन, कोई किसान आंदोलन मुख्यतः गेहूं और चावल के किसान का आंदोलन है। बेचारे आलू वाले अपना आंदोलन बिल्कुल अलग चलाते हैं। और दक्षिण भारत के केरला में आप चले जाइए तो वो जो दालचीनी करता है, जो इलायची है, जो केले का है, रबड़ का किसान है, वो एक अलग दुनिया में रहता है, इसको कोई मतलब नहीं। अलग अलग इलाके के किसानों के मुद्दों को जोड़कर एक साथ जय किसान आंदोलन का, सब किसानों को अपना दुख अलग अलग नजर आता है, लेकिन दुख का कारण एक ही है, लेकिन अलग अलग नजर आता है, अलग अलग मुद्दे पे होता है। जब आलू का किसान परेशान होता है तब गन्ने का किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी है वो एक दूसरे की, कोई फर्क नहीं। रबड़ के किसान का दाम गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो देश को पता ही नहीं लगता कि क्या हो। सोयाबीन का दाम इस बार गिर गया, किसान पिट गया, राजस्थान में पता ही नहीं लगा होगा क्योंकि हमारे इस इलाके की सोयाबीन फसल ही नहीं। देश के किसान के अलग अलग इलाकों के दर्द, उनकी तकलीफ को, उनकी चुनौती, उनकी समस्या को जोड़ के रखना, सबके सामने रखना जय किसान आंदोलन का लक्ष्य है। इसलिए जब देश में सूखा पड़ा 2014, 15, 16 बहुत भयंकर सूखा रहा, 15, 16, तो जय किसान आंदोलन की तरफ से हमने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड में पैदल यात्रा की। उस सूखे, उन दोनों को पता भी नहीं था कि हम दोनों के साथ एक जैसी व्यवस्था हो रहा है। दोनों में हमने उत्तर भारत के किसानों को तमिलनाडु लेके गए। जब तमिलनाडु में सूखा लगा, उन लोगों ने गले लगा लिया, उन्होंने कहा पानी हमारे पास नहीं है, पर आप हमारे कितनी दूर से 2000 किलोमीटर से चल के हमारा दुख सुख पूछने आए हो, इसी से हमारा दुख हल्का हो गया। देश के अलग अलग किसानों को जोड़ना और जोड़ने के लिए एक नई दृष्टि। दिक्कत ये रही है कि इस देश के जो भूस्वामी किसान और जो सचमुच खेत में जोत करता है, दोनों की तकलीफ अलग है। देश के ज्यादातर इलाके, कल मैं गुंटूर में था, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में था, बहुत उपजाऊ इलाका है, सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाकों में से एक है। मिर्ची, वहां की गुंटूर की मिर्ची पूरी दुनिया में फेमस। तो वहां के लोग आए, मेरे को कहते भाई साहब यहाँ एक समस्या है। मैंने कहा क्या? कहते देखो हमारे यहाँ 70% जमीन पे जिसकी जमीन है वो खेती नहीं करता, जो बटाई वाला है वो खेती करता है। मैं कहा आपकी समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, पूरे देश में अब ये
जिसके पास जमीन है वो थोड़े ही लोग अब खेती कर रहे हैं, ज्यादा तो कोई ठेके पे लेके बटाई पे लेके खेती कर रहा है। जो जमीन वाला है उसको फिर भी दे दे कि छोटी मोटी कोई चीज मिल जाती है, सरकार की सब्सिडी मिल गई, कभी किसान निधि का कोई पैसा मिल गया, बेचारे बटाईदार को कुछ नहीं। तो एक भूस्वामी किसान है, एक बटाई पे जोत करने वाला किसान है और एक खेत मजदूर है। इन तीनों के दुख तकलीफ को कैसे जुड़ा, नहीं तो इनमें आपस में झगड़ा हो। सच्ची बात ये है, मेरे पास कई किसान साथी आया करते थे, भाई साहब ये क्या आप मनरेगा का लेके पड़े हुए हो, ये इससे मजदूर का हमारे गांव में खेती में हमारे दिक्कत बढ़ जाती है। जब से मनरेगा आई है किसान की समस्या बढ़ गई है, वो कहते हैं। यही होता है, एक ही व्यवस्था के दो शोषित लोग एक दूसरे से भिड़ते हैं। ये व्यवस्था करनी है। जय किसान आंदोलन का अगर कोई मिशन है तो वो ये कि जो खेती करता है, खेती किसानी से जिसका वास्ता है, उस सबको तोड़ना नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं करना, सबको जोड़ना। और एक नई दृष्टि के साथ जो इस देश में किसान आंदोलन 2-3 अलग अलग विचार लेके चले। एक विचार उसके जमाने का था कि भाई किसान को अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता, उसको दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल सही विचार है, नई बात नहीं है। ये चौधरी टिकैत के जमाने की बात है। नंजुटा स्वामी भी यही कहते थे, अपनी नजर से शरद जोशी भी यही बात किया करते कि किसान को फसल का दाम मिलना चाहिए। लेकिन किसान के अंदर जो विषमता है, गैर बराबरी है, एक मजदूर की जो समस्या है, जो बटाईदार की समस्या, उसके ऊपर बात नहीं हुई। तो उसके दूसरे संगठन आए जिन्होंने कहा खेत मजदूर संगठन, अलग हो गई बात। तो पहले को चाहिए थे किसान के लिए समृद्धि, दूसरे आंदोलन आए समता, बराबरी होनी चाहिए। लेकिन दोनों ने एक तीसरा सवाल नहीं उठाया, वो था खेती और किसानी का जो पर्यावरण का संकट आ रहा है। सच बात ये है कि बाकी सारे देश का किसान सोचता है कि भाई जैसी पंजाब में खेती हो रही है ना, वैसी हकीकत यह है कि पंजाब की खेती की खुद आज हालत खत्म हो। पंजाब की खेती आज बिल्कुल अंधे मोड़ पे आके रुक गई है। पंजाब का किसान अब धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि पानी आपने 7 पुश्तों का पी लिया। पंजाब में भी हरियाणा में सिर्फ हमने अपने हिस्से का पानी ना पिया, आने वाली 7 पीढ़ियों के हिस्से का पानी भी हमने खत्म कर दिया है। अब कहां से होगी किसी को चिंता नहीं। किसान आंदोलन, किसान कहता है भाई मेरे को किसी तरह अपने फसल का दाम मिल जाए, बच्चे के स्कूल की फीस दे दो, अस्पताल में मां पड़ी है वो पे मैं दे दो, बस इतने से मेरा काम चल जाए, बाकी देखी जाए। आज इस देश की खेती पर जो संकट है, ये जिस तरह की खेती जिसके हम सपने लेते हैं, ये खेती चल नहीं सकती, इसकी चिंता कर। तो जय किसान आंदोलन का उद्देश्य है कि ये जो तीनों सवाल, खेती किसानी की समृद्धि का सवाल, खेती किसानी में समता का सवाल और पर्यावरण को बचाने का सवाल, तीनों को एक साथ इस उद्देश्य को लेकर चला जय किसान आंदोलन। क्योंकि अगर इस देश की खेती किसानी को अगले 50 साल, अगले 100 साल का हमने सोचना, तो जिस तरह की खेती हम कर रहे हैं चल नहीं सकती। हमें अलग तरह की खेती करनी। हम बात करते हैं गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई, चीनी की पैदाइश अच्छी हो गई है, चीनी का निर्यात कर। कभी हमने सोचा चीनी का निर्यात करने का मतलब क्या?
किसान छोटी बात सोचता है कि चल भाई मेरे को 4 पैसा मिल जाएगा, चीनी का एक्सपोर्ट हो जाएगा, चीनी का दाम ज्यादा मिलेगा तो मेरे को करने का रेट मिल जाएगा। लेकिन कभी हमने सोचा है कि चीनी का एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है? चीनी का निर्यात करने का मतलब है कि भारत अपने पानी का निर्यात कर रहा है, क्योंकि गन्ना सबसे ज्यादा पानी लेते वाली फसल है। बताओ हमारे देश में इतना पानी है कि मैं घड़े घड़े भर के हम पड़ोसियों को दे दें कि भाई तू पानी ले जा, मेरे पास पानी जरूरत से ज्यादा है। या राजस्थान में खड़े हो गए तो हमें पता है पानी कम है, इसमें कोई सोचना नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी हो गई और किसान की मजबूरी इतनी बड़ी हो गई है कि भाई किसी तरह से मेरे को 4 पैसा मिल जाए, बाकी बाद में देखी जाए। एक दूरदृष्टि के साथ किसान की समस्या में जय किसान आंदोलन का लक्ष्य रहा है। और चौथी जय किसान आंदोलन की विशेषता ये है कि हमने तय किया कि हम बाकी संगठनों के साथ मिलकर काम करें। पहले दिन से तय, इसकी तारीफ मेरे साथी भी करेंगे। पहले दिन से जब हमने सूखे पे यात्रा निकाली, 10 संगठनों ने मिलकर यात्रा निकाली, 10 संगठनों का बैनर पे नाम था। रमन भाई को याद होगा क्योंकि इन्होंने अपने आंदोलन की जीवन की शुरुआत वहीं से की। अचानक इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा वहां इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के हमारे पास आ गया, जी किसानों का कुछ कर रहे हो, मैं आपके साथ चलूं। हमारे साथियों ने कहा जी 10 संगठनों का आप नाम लेके चल रहे हो, उनमें से 8 के तो लोग हैं ही नहीं यात्रा में, वो तो पहली बार आए और वो दिखा के चले गए। मैंने कहा भाई हमारे संगठन का ये मंत्र समझ लो कि 90% काम हम करेंगे और 10% श्रेय होंगे। काम 90% लोग करो, श्रेय सिर्फ 10%। मिलके करोगे तो काम होगा। और अगर तुम सोचो कि मेरे डेढ़ चावल की इससे खिचड़ी बन जाएगी तो ऐसी ना, तो तमाम संगठनों के साथ मिलकर सर झुका के सबके साथ हाथ पकड़ के काम करना, इसे हमने अपना सिद्धांत बनाया। इसके माध्यम से जय किसान आंदोलन की यात्रा आज 10 साल के पड़ाव पे पहुंची है। मैं ये नहीं कहता कि जय किसान आंदोलन देश के सबसे बड़े संगठनों में से हो गया है, लेकिन इतना दावा जरूर करता हूं कि जहां किसान संगठन बैठते हैं थोड़ा सम्मान और स्नेह से देखेंगे कि भाई ये छीना झपटी वाले लोग नहीं है, ये चोरी मक्कारी वाले लोग नहीं है, जितना बोलेंगे उतना करेंगे और ईमानदारी से उतना करेंगे। इतनी साथ जरूर बने या काम करें। आज ये जिम्मेवारी पहले से भी ज्यादा। आंदोलन अपने बर्थडे नहीं मनाया करते, आंदोलन का बर्थडे यही होता है कि भाई और काम करो और लाठी खाओ और जेल में जाओ, यही मिलता है आंदोलन में और कुछ नहीं। आज ये चुनौती और है। 2020 और 21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद हमने सोचा था कि किसान एक नई अवस्था में आ जाए, क्योंकि उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की उपलब्धि छोटी नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि 3 कानून तो छोटी बात, असली उस किसान आंदोलन का महत्व तो ये नहीं था कि 3 किसान विरोधी कानून वापस हो गए। असली उपलब्धि कि किसान ने अपने आप को पहचान लिया, किसान ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और किसान को ये एहसास हो गया कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। लड़ाई पूरी नहीं और इस पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है कि सफल हुआ असफल हुआ। सफल हुआ तभी हम आज यहां पे खड़े हैं।
और अगर पूरी तरह सफल हो जाता तो इस सम्मेलन की जरूरत ही ना हो। तो उस महान किसान आंदोलन ने हमें वो पहचान दी, वो ऊर्जा दी, जिसके आधार पे किसान अपनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि सच बात यह है, इस देश के पूंजीपति को अपनी बात मनवाने के लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। फोन उठाता है, उसका काम होता है, साथ में प्रेस नोट के साथ में नोट भी चला जाता है तो उसकी खबर भी चलती है। सरकारी कर्मचारी को आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन उसे एक बार आंदोलन करना हो, आंदोलन करता है, उसकी बात मानी जाती है, ना जितनी मानी गई। किसान को एक ही बात के लिए 4 बार आंदोलन करना हो। पहला आंदोलन अपनी बात सुनाने के लिए, दूसरा आंदोलन सुनी हुई बात को मनवाने के लिए, तीसरा आंदोलन मानी हुई बात को लिखवाने के लिए, और चौथा आंदोलन लिखी हुई आश्वासन को लागू करवाने के लिए। तो ये तो होगा, ये किसान की नियति है इस देश में। एक सरकारी कर्मचारी जब आंदोलन करते हैं, जितनी बात मानी जाती है वही लिखी जाती है, अगले महीने से लागू हो जाती है। किसान के सामने एक बात के लिए 4 बार संघर्ष करना पड़ेगा किसान को, वो होगा। इसलिए इस देश में किसान आंदोलन की जरूरत है। और हकीकत ये है कि किसान की एक मुसीबत खत्म होती है और दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। 3 किसान विरोधी कानून आए। हम लोगों का वैसे मुहावरा बन गया है, काले कानून। मेरे को शब्द इस्तेमाल करते हुए थोड़ा संकोच होता है। ये काला शब्द हमने पता नहीं कब अंग्रेजों से सीख लिया। हर खराब चीज को हम काला बोलने लगे। ये उधार लिया हुआ है। तो काला नहीं, गंदे कानून थे, बुरे कानून थे। 3 किसान विरोधी कानून खत्म हो गए। हमने चैन की सांस ली। सांस पूरी लेते उससे पहले वो आ गए तो भाई साहब ने जिक्र किया था, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या है? हनुमान जी बैठे, हमारे कई साथी बैठे। मैं भाई साहब को बार बार कहता हूं, आप भी कहना कि जी थोड़ा सरल और सहज करके समझाया करो। इनका मामला थोड़ा वो क्रिकेट में बाउंसर होता है, सर के ऊपर से निकल जाती है इनकी बॉल। ये नेशनल फ्रेमवर्क एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है क्या चीज? कि मोदी जी 3 कानून लाना चाहते थे। मंडी खत्म करना चाहते थे, मंडी के सामने अंबानी की मंडी लगवाना चाहते थे। बात नहीं बनी, किसानों ने संघर्ष किया, पीछे हटना हो। तो अब उसी बात को पिछले दरवाजे से लाने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क मार्केटिंग है क्या? केंद्र सरकार ने एक दस्तावेज बनाया है कि अगले 10 साल तक इस देश में खेती का बाजार कैसे चलेगा। और उसमें वो सारी बातें हैं जो 3 कानूनों में थी कि मंडी के सामने प्राइवेट मंडी खुलेगी, और जरूरत हो तो अडानी जी का जो बड़े बड़े बने हैं ना, क्या वो राजस्थान में तो नहीं है, इतने साइलो इतने बड़े होंगे हैं, पूरी की पूरी ट्रेन उस गोदाम के अंदर चली जाती है। तो अडानी जी के साइलो को मंडी डिक्लेयर कर दिया जाए तो मतलब सारा काम वहीं से हो जाएगा, आपकी मंडी में आने की जरूरत ही नहीं अडानी। ये सारी बातें जो उसमें 3 कानूनों में लिखी थी, जिसका हमने 13 महीने विरोध किया, केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको एक ऐसा, राज्यों को हम एक ऐसा निर्देश दे रहे हैं कि आप अपनी व्यवस्था इस हिसाब से कीजिए। सवाल होता है कि केंद्र सरकार मोदी कौन है करने के लिए? भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि खेती का बाजार, एग्रीकल्चर मार्केटिंग केंद्र सरकार का विषय है ही नहीं, केवल और केवल राज्य सरकारों का विषय है। केंद्र सरकार निर्देश दे कैसे सकती है?
और उसमें ऊपर से ये भी लिखा हुआ है कि आप चाहो, राज्य सरकारों को कहा है कि आप चाहो तो आप भी निर्देश बना सकते हो, लेकिन अगर आपकी बनाई हुई नीति में और केंद्र सरकार की नीति में कोई फर्क निकला तो केंद्र सरकार की नीति लागू। मतलब मैं आपके घर में आऊं और आप जाके आपकी खाट पे बैठ जाओ और कहूं कि आपको भी अनुमति है कि आप भी खाट पे बैठ लो, पर अगर जगह ना मिली तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। घर आपका, खाट आपकी। मैं आपको बता रहा हूं ये काम किया इन लोगों ने, जिस नाम दिया है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अरे तो बोलते कौन है बनाने वाले भाई? बिल्कुल सीधे सीधे भारत के संविधान का उल्लंघन है। केंद्र सरकार होती कोई नहीं है बात कहने वाले। दिया दंडेशाही है, धक्काशाही इस देश में चल रही है क्या? वो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने और तमाम किसान संगठनों ने इसका इतना पुरजोर विरोध किया कि सरकार अभी भी ड्राफ्ट को इंप्लीमेंट करने से डर रही। ड्राफ्ट उसका मसौदा जारी किया था और उसको नीति अभी तक नहीं बनाया कि डर लग गया कि भाई किसान खड़े होंगे डर ले। अब किसान क्या करे, और तुम्हें तरीका था। चलो साहब ये रुका तो नई मुसीबत शुरू। नई मुसीबत क्या है? आजकल पूरी दुनिया में मुसीबत का एक ही नाम, डोनाल्ड ट्रंप। आज तो लग रहा है कि मुसीबत का आजकल एक ही नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। अब आप सोचो कि डोनाल्ड ट्रंप वहां कर रहा है, उसका और मेरे किसान का क्या संबंध है? मैं बताना चाहता हूं और मेरी उम्मीद है कि हनुमान जी भी और बाकी हमारे साथी किसान हिंदी भाषा में सिखाया करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में बैठे किसान को समझ नहीं आता कि भाई वो ट्रंप है, वो जाने इसका मतलब मेरे से क्या मतलब है। ट्रंप क्या कर रहा है इस समय दुनिया में? ट्रंप पूरी दुनिया को कह रहा है कि भाई देख, हम जिनसे माल खरीदते थे हम तुमको माल बेचते थे, जो हम तुमको माल बेच रहे थे उसमें तुम लगा रहे थे बहुत ज्यादा टैक्स, टैरिफ बोलते हैं उसको। और मैं जब तुमसे खरीद रहा था मैं तुमसे बहुत कम टैक्स लगा रहा, तो तुम तो मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे, मैं तुम्हें सीधा कर। अब जितना टैक्स तुम लगाते थे उतना टैक्स मैं लगाऊंगा। कहो भाई तुम्हारी अपनी चीज, मगर खेल इतना सीधा नहीं। खेल क्या? खेल ये है कि चीन और अमेरिका में आपस में है कंपटीशन, और उस खेल के अंदर अमेरिका चाहता है कि चीन का बहुत सारा माल अमेरिका में बिक रहा। चीन चाहता है कि वो माल कम बिके और अमेरिका अपना माल चीन के अंदर बेच। उसकी पूरी दुनिया में इसकी खींच चल। अब आप देखो दुनिया में खेत कैसे, चीन अपना मक्का की और सोयाबीन की खरीद करता था अमेरिका से। मक्का और सोयाबीन की फसल चीन को क्यों जरूरत है? क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री में और वहां सूअर का बहुत बड़ा व्यापार है चीन में, उसके लिए उन्हें मक्का की और सोयाबीन की जरूरत। अमेरिका को बेचना है, अमेरिका बेचता। अब चीन और अमेरिका के झगड़े के चलते, इनके कॉम्पिटिशन के चलते चीन ने अपना माल खरीदना शुरू किया ब्राजील से। चीन ने कहा भाई मैं तेरे से क्यों खरीद, मैं ब्राजील से खरीदूंगा, मैं बाकी दुनिया से खरीदूंगा। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि अब अमेरिका के पास मक्का, उनका बहुत बड़ी फसल है अमेरिका की मक्का। अमेरिका छोटा देश नहीं है। मोटे तौर पे आप ये समझ लो, भाई जानना जरूरी है, अमेरिका में हमारे देश से चौथाई आबादी है, 1/4, और उनकी जमीन है हमारे से 4 गुना ज्यादा। 1/4 आबादी और 4 गुना जमीन है, खूब जमीन है उनके पास। अमेरिका अपनी मक्का की फसल को लेके बैठा है
सोयाबीन की फसल को लेके बैठा, इतना उत्पादन कर रहे हैं कि अमेरिका में उसका इस्तेमाल हो नहीं सकता, उसको बेचना जरूरी है। और जो सबसे बड़ा खरीदार था वो नारियल। अब क्या करें? अमेरिका को अपनी फसल के लिए बाजार चाहिए। वो दुनिया में ढूंढ रहा है कि मुझे कहां बाजार मिलेगा इनके, और उसे सबसे बड़ा बाजार इस समय हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। ये मेरे मन की बातें नहीं है, अमेरिका के कृषि विभाग ने इस पे रिपोर्ट बनाई है। आप विचार करो इन चीजों पे। अमेरिका के कृषि विभाग ने पूरी रिपोर्ट बनाई है कि भारत में कृषि इस वक्त कहां पे है, कौन भारत में अगले 15-20 साल में किस चीज की मांग होगी, भारत का किसान कौन सी चीज सप्लाई कर सकेगा और कौन सी नहीं कर सकेगा। तो अमेरिका ने हिसाब लगाया है कि भारत में अगले कुछ सालों में पोल्ट्री यानी कि चिकन की डिमांड बढ़ेगी, और भारत का अपना कृषि जो है उसको इतना ज्यादा उत्पादन नहीं करता। तो अगर अमेरिका अपना सामान बेच सकेगा तो अमेरिका को भारत, जो चीन में उनका बाजार बंद हुआ, उसको इंडिया में मिल जाएगा। ये खेल है मक्का और सोयाबीन का। और तीसरा खेल है कपास की फसल। कपास अमेरिका खूब उगाता है, फिर उनको यहाँ पे बाजार नहीं मिल रहा, और उनको है कि भारत में बाजार मिल जाएगा, क्योंकि भारत में कपास की फसल बहुत अच्छी नहीं हो रही है। अमेरिका अपनी फसल बेचना चाहता है, और भारत का इंडस्ट्री उसका स्वागत कर रहा है। भारत का पूंजीपति उसके समर्थन में खड़ा हुआ है। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री बड़ी बड़ी चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें यहां से खरीदना पड़ता है, अमेरिका से हमें सस्ता मिली। भारत की कॉटन मिल चलाने वाले कह रहे हैं कि हमारे को अमेरिका से कपास सस्ती मिलेगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका का किसान और भारत का पूंजीपति तीनों एक हो गए। तीनों कह रहे हैं कि आने दो, फसलों को भारत में आयात होने दो, शुल्क मत लगाओ इसके ऊपर। इसका असर किस पे पड़ेगा? भारत के किसान पे। जिस दिन आपके यहां मक्का आनी शुरू हुई, अमेरिका वाली सोयाबीन आनी शुरू हुई, भारत में इसके रेट आधे से ज्यादा गिर जाएंगे, बर्बाद होने लगेंगे। किसी को चिंता नहीं। इन तीनों का गठजोड़ हो चुका है, और अब इस गठजोड़ में एक चौथा पार्टनर आ गया। गठजोड़ किसका है? अमेरिका का किसान, अमेरिका की सरकार, भारत का पूंजीपति। चौथा पार्टनर कौन है अब इसमें? भारत की सरकार, मोदी सरकार इसकी चौथी पार्टनर बनी। उसका खेल क्या है समझना होगा। ये खेल, किसान अगर ये चीजें नहीं समझे तो, खासतौर पे किसानों की जो आने वाली पीढ़ी है अगर इस खेलों को नहीं समझेगी, किसान कहीं नहीं बचेगी। ये बारीक खेल है। मोदी सरकार क्यों उसके साथ जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि ट्रंप इनकी बाह और रोड। ट्रंप कह रहा है कि तुम्हारे देश से जो कंप्यूटर की चीजें बन के आती हैं, जो फोन की चीजें बन के आती हैं, मैं इनका आयात रोकूंगा। अब ये फोन वाले, कंप्यूटर वाले, बड़े बड़े उद्योग वाले, इनके सीधे फोन मोदी के ऑफिस में जाते हैं कि भाई ट्रंप ने अगर हमारी चीजों को लेना बंद कर दिया, हमारा उद्योग बंद हो जाएगा, मोदी जी ये ना करवाओ। तो फिर इसका क्या होगा? मोदी जी और ट्रंप जी का समझौता, और समझौता ये होगा कि तुम हमारे मोबाइल बनाने वालों को, हमारे आईटी वालों को देनी,
तुम्हारे कृषि के उत्पाद को मैं छूट दे दूं। मतलब इस देश के किसानों की बलि देंगे, इस किसानों के हितों की बलि देंगे आईटी इंडस्ट्री, उद्योग और तेल इनका सौदा हो। दवा कंपनी, जी बिल्कुल ठीक कहा, दवा कंपनियां, बड़ी बड़ी दवा कंपनियां हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल्स, जिन्होंने सारे इलेक्शन बॉन्ड किसने खरीदे थे? दवा की कंपनियों ने खरीद खरीद के बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए दिए थे। दवा की कंपनियां भी अच्छा याद दिलाया। तो सौदा ये होगा कि तुम मेरी दवा की कंपनी बचा लो, मेरी दवा की कंपनी, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मोबाइल, आईटी, इसको कंपनी छूट दे दो, तुम्हारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तुम्हारे खेती की चीजों को मैं छूट दे दूं। ये समझौता होने वाला है, मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा। अमेरिका ने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया, भाई साहब ने देखा होगा, अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट है जिसमें अमेरिका ने पूरे दुनिया में क्या कुछ करना है उसका नक्शा बनाया है। भारत के ऊपर 16 पेज है और इस 16 पेज के अंदर मुख्य बात यही कही गई कि कृषि पे, भारत में कृषि में हमें छूट नहीं दी जाए। और अमेरिका वाले लिख रहे हैं भारत सरकार अपने किसानों को एमएसपी क्यों देती है? वो तो पूरा नहीं देती, देंगी तो बिल्कुल नाम के वास्ते है, उसमें भी उनका एतराज। यही नहीं, उसके बाद अमेरिका ने अपने वाणिज्य सचिव को यहां भेजा, वाणिज्य मंत्री समझ लो, उसे सेक्रेटरी बोलते हैं और वो मंत्री होता। अमेरिका ने अपने वाणिज्य मंत्री को भारत में भेजा, जो आया था वो था ब्रेंडन लिंच। ब्रेंडन लिंच नाम है उसका, अमेरिका की तरफ से वहां के वाणिज्य पूरा लेके आया। तो मैंने उस पे लेख लिखा था कि ये लिंच तो हमारे किसानों की लिंचिंग करवाएंगे। भारत के किसान की लिंचिंग का नक्शा बन चुका है और सीधा लेन देन होगा उसके, और भारत का किसान माना जाए। आज की तारीख में अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत में है, जेडी वांस नाम है। सारे हमारे सारा हमारा मीडिया उसका गुणगान करेगा, अरे अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ गए, अरे उनकी पत्नी तो भारतीय मूल की है। और भारत की बर्बादी का जो नक्शा बना के जाएंगे उसका जिक्र करने की किसी मीडिया में हिम्मत नहीं। ये भारत के किसान की बर्बादी का नक्शा बनाने के लिए अमेरिका ने पूरे दुनिया को 90 दिन की मोहलत दी है। कहा है 90 दिन के अंदर अंदर तुमने हमारे साथ जो समझौता करना है कर लो, नहीं तो हम देख लेंगे। और अमेरिका का राष्ट्रपति जिस भाषा में बात कर रहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ये सब कहते हैं मोदी और ये तो यार है जी, मैंने इतना अपमान हुआ भारत के प्रधानमंत्री का। सच्चाई ये है कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बना उसने दुनिया के कई नेताओं को न्योता दिया, मोदी को न्योता भी नहीं दिया आपने वहां पे आने। हमारे तिलक में, दहेज में, सब में होता है ना, शादी में, इसमें न्योता ना दिया। हमारा विदेश मंत्री वहां 1 हफ्ते तक बैठा रहा कि मेरे प्रधानमंत्री को भी न्योता दे दो, न्योता ना मिला। उसके बाद मतलब बारात में न्योता ना मिला, फिर आप तीसरे दिन पहुंच गए वहां पे कि चलो कोई बात ना, मैं अब तो आ गया हूं। हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उसकी बेइज्जती, साथ में कहा वैसे तो मेरे दोस्त हैं लेकिन भारत से खराब कोई देश नहीं है व्यापार के मामले। मुंह पे कह रहा है, सामने खड़ा करके प्रेस के सामने। हिम्मत नहीं इस देश में किसकी बात कर रही। इनका वाणिज्य सचिव आता है लिंच, कहता है मैंने मोदी जी को कह दिया है कि आप अपने रवैया ठीक करो। अरे तुम एक देश के वाणिज्य सचिव
तुम्हारी औकात क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री से ऐसे बात कर? मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं, नहीं हूं, मैं घोर आलोचक हूं, लेकिन भाई भारत का प्रधानमंत्री है, मेरी इज्जत का प्रतिनिधि है, मेरी पगड़ी उसके हाथ में है। कौन होते हैं तुम भारत के प्रधानमंत्री से ऐसे बात करने वाले? वो कहते हैं मैंने बात बोल दिया मोदी को, वाणिज्य सचिव मतलब एक छोटा सा मंत्री आके हमारे प्रधानमंत्री को हमारे देश में आके धमका रहा, कोई अखबार रिपोर्ट नहीं करता इस चीज। और फिर ट्रंप कहते हैं, आपने अखबारों में देखा होगा, ट्रंप ने पहले लगा दिया 27% टैक्स, उसके 3 दिन बाद हटा इसलिए लिया कि उनको जापान की कैपिटल वहां से जा रही थी और मोदी को, ट्रंप को डर लगे। लेकिन हटाते वक्त ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि मैंने जब से टैक्स लगाया है सारे दुनिया के नेताओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं, सब कोई, अब इतना गंदा अंग्रेजी का मुहावरा है मैं उसका अनुवाद भी नहीं करता, अच्छा हिंदी के मुहावरे में कर देता हूं, लेकिन वो सच्चा मुहावरा नहीं, कि हर कोई मेरे तलवे चाटने को तैयार। उसने बोला इससे ज्यादा बुरी बात तलवा भी नहीं बोला था उसने। और सारे का सारे मेरे तलवे चाटने को तैयार है, मैंने कहा चलते पर 90 दिन दिए कि कर दे। इस भाषा में अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया के साथ बात करता है, उसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत का नाम हर बार वो गिनवाता है कि सिर्फ सबसे ज्यादा जो समस्या कर रहे हैं उनमें से देश। और उसका उपराष्ट्रपति उसके 10 दिन बाद भारत आता है और हमारा सारा मीडिया उसके सामने बिछा रहता है, कालीन लेके पड़े रहते हैं। क्या हो गया इस देश के साथ? आज से 50-60 साल पहले ये देश गरीब था, लेकिन सर ऊंचा करके चलता था। ये पैसा आ गया है थोड़ा सा इस देश के अमीर लोगों के पास, तो इस देश की पगड़ी को किसी के भी पांव के अंदर रखने को तैयार नहीं। ये सच्चाई। और ये जो जेडी वांस का ट्रिप इस वक्त हो रहा है, ये मूलतः एक नए समझौते की तैयारी। अगले 2-2.5 महीने के भारत और अमेरिका का एक नया व्यापार समझौता होगा, जिसका बड़ा शोरगुल करके टीवी के अंदर प्रसारित किया जाएगा। भारत और अमेरिका का नया अध्याय, वहां मतलब नया व्यापार का युग शुरू हुआ है। अब तो मतलब ये हो गया, सच्ची बात नहीं बताएंगे कि बेसिकली हमने मोबाइल कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए इस देश के किसान की जिंदगी को गिरवी रख दी। ये समझौता होने वाला। तो ये इस देश के किसान की नियति है। एक मुसीबत खड़ी हुई, 3 काले कानून खत्म हुए तो नेशनल फ्रेमवर्क और एग्रीकल्चर आ गया, वो रुका तो टैरिफ आ गया। एक मुसीबत गई, दूसरी मुसीबत शुरू। किसान के लिए तो एक ही रास्ता, सतत संघर्ष कर। संघर्ष से किसान को जो कुछ भी मिलेगा संघर्ष से ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पूंजी है, सरकार को डराने के लिए, इनके इलेक्शन बॉन्ड खरीदने के लिए, इनका चुनाव लड़वाने के। सरकारी कर्मचारियों के पास पूंजी नहीं है, लेकिन उनके पास भी डंडा है कि अगले चुनाव पे तुम्हारी ऐसी तैसी करवा देंगे। किसान के पास तो एक ही संख्या है, अपनी मुट्ठी है। किसान के पास कुछ नहीं, अपनी मुट्ठी बंद कर दो और लड़ो, और कोई रास्ता नहीं है किसान को किसी रास्ते से। और आज एक बहुत बड़े संघर्ष के मुहाने, उसके दरवाजे पे खड़ा है इस देश का किसान। आज जो पहली चुनौती है वो इस मुसीबत को टाल देगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ मुसीबत को टालने की लड़ाइयां हम नहीं लड़ सकते, हमें अपने असली अधिकारों की लड़ाई भी लड़नी है। क्योंकि ये भी खेल है कि एक मुसीबत डाली, किसी तरह लड़के आपने मुसीबत हटाई, आपने कहा बल्ले बल्ले बोले सोनिहार, पर हुआ क्या? अभी तो मुसीबत टली है ना, असली तो बात आपकी रह गई।
फिर अभी आ गया टैरिफ आ गया, फिर आपने लड़ाई लड़ी, किसान जिंदाबाद किया, क्या आपने मुसीबत एक और डाली। जो आपका असली मुद्दा है वो तो लड़ाई बाकी है, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो लड़ाई है, वो इस देश के किसान की निर्णायक और ऐतिहासिक लड़ाई है। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई हम लड़ते हैं, याद रखिए हम सरकार से कोई भी अनहोनी चीज नहीं मांग रहे हैं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नामक चीज किसान ने शुरू नहीं की थी, किसान आंदोलन ने शुरू नहीं की थी, भारत सरकार ने शुरू की थी। पिछले 60 साल से भारत सरकार ये ढोंग और पाखंड कर रही है। साल में 2 बार भारत सरकार घोषणा करती है इस साल गेहूं का न्यूनतम मूल्य ये होगा, मूंग का न्यूनतम मूल्य ये होगा, अरहर का मूल्य ये होगा, गन्ने का ये होगा, भारत सरकार घोषणा करती है। तो भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसान मेहनत कर रहा है। और याद रखिए ये घोषणा हमेशा फसल बोने से पहले होती है। क्यों? सरकार कहती है कि हम किसान को फसल बोने से पहले बता देना चाहते हैं कि उसकी न्यूनतम अपेक्षा कितनी होगी। बहुत अच्छी बात है। तो आप फसल बोने से पहले मेरे को बता रहे हो कि गेहूं का मान लो 2400 रुपए कि इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 होगा 500 का। आपने मूंग में बोल दिया कि 7500 होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम अपनी मूंग उगाओ, अच्छा रेट मिल गया, तुम्हारी किस्मत। 8000 मिला, 9000 मिला, 10,000 मिला, तुम्हारी किस्मत। लेकिन अगर 7500 से कम मिला, जो भी रेट अभी तक चल रहा है, अगर इससे कम मिला तो मेरे पास आ जाना, इसकी तो गारंटी मैं दे दूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक अधिकतम मूल्य होता है, हर चीज पे डब्बे पे लिखा होता है एमआरपी। अधिकतम मूल्य मतलब इससे कम में दुकानदार तुम्हें दे दे कोई दिक्कत नहीं, मगर इससे ज्यादा अगर दुकानदार तुमसे लेता है तो तुम सरकार को शिकायत कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे देते। उसी का उल्टा है एमएसपी, कि भाई तुम्हें इससे ज्यादा रेट मिल जाए, वो मैक्सिमम है, ये मिनिमम, कि तुम्हें इससे ज्यादा रेट बाजार में मिल जाए, तुम्हारी किस्मत, मजे करो रखो, लेकिन इससे कम हम होने नहीं देंगे। इससे तुम्हारा समर्थन करना मेरी जिम्मेवारी है। ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि ये वो तुम्हारी मेहनत का न्यूनतम अधिकार है, जिससे कम अगर मिले तो मैं समर्थन देने के लिए हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? घोषणा हो जाती है, किसान को रेट नहीं मिलता है और समर्थन देने के लिए कोई नहीं खड़ा उसके। मूंग हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम 1,000-1,500 रुपए नीचे बिकती है। गेहूं आमतौर पे ठीक ठाक हो जाता है, खासतौर पे पिछले 3-4 साल से, क्योंकि यूक्रेन से गेहूं आना बंद हो गया। सच बात ये, वो हमारी सरकार की वजह से नहीं है, यूक्रेन की वजह से। वो आपस में लड़ रहे, गेहूं दुनिया में कम हो गया, इसलिए हमारा गेहूं का दाम बिक रहा है। जैसे ही यूक्रेन ठीक हो जाएगा, देखना गेहूं की क्या हालत। सोयाबीन इस साल 800,000 रुपए नीचे बिका। कोई बोल दिया जा बेटा शाबाश, जा तू कर ले, चिंता ना कर। जब कुछ हुआ बेटे ने पलट के देखा, बाप है नहीं वहां। ये क्या मतलब? तो हम जो मांग रहे हैं कोई अनहोनी चीज नहीं मांग रहे। हम सिर्फ कह रहे हैं कि भारत सरकार पिछले 60 साल से अपने मुंह से जो बोल रही है उसको लागू करने पर, जिसको आप अपने मुंह से बोलते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो भाई समर्थन कर दो ना, लागू कर दो, बस। और उसकी मांग रहे। किसान अपनी तरफ से दाम नहीं बता, हम तो ये कह रहे हैं भाई तुम अपना लागू कर। और किसान कह रहा है कि तुम्हारी बातें सुन सुन के 60 साल हो गए, मेरे कान पक गए।
अब मुझे जबानी आश्वासन मत दो, अब तुम लिख के कानून बना के इसकी कानूनी गारंटी दो। जैसे ही आप कानूनी गारंटी देते हैं, ये बीजेपी वाले खुदा खुदा क्यों सुनते हैं, अरे कैसे दे सकते हैं कानूनी गारंटी, दुनिया में किसी को दी है क्या, तुम्हें कैसे दे सकते हैं? तो मैं उसका एक ही जवाब देगा कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से केवल एक अनुरोध कर कि आप किसान आंदोलन की बात ना मानो, मेरी बात ना मानो, अमरा राम की बात ना मानो। आप ऐसा करो, 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, क्योंकि 2011 में नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिख के उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी कि इसको कानूनी बनाया जाए। मोदी ने मांग की थी, अपने नहीं, मोदी ने चिट्ठी लिख के मांग की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाया जाए। तो हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार पिछले 60 साल से जो घोषणा कर रही है उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुसार कानूनी गारंटी बना दी है, बस कुछ नहीं मांग रहे। इस मांग के लिए लड़ाई आज इस देश के किसान के अस्तित्व का, अगर हमें अपने बच्चों का अस्तित्व बचाना तो ये लड़ाई करनी, क्योंकि सच्चाई ये है कि खेती की जो फसलें, उसका दाम किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आप गए हो, उससे पूछ लो कि भाई आज से 50 साल पहले गेहूं का क्या दाम, आज कितना था। उससे पूछ लो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को ये चीजें याद रहती हैं कि तब 1 तोला सोना कितने का आता था, आज 1 तोला सोना कितने का। तब एक बोरी गेहूं से आप कितना सोना खरीद सकते थे और आज एक बोरी गेहूं से कितना सोना खरीद सकते हो, आप उसका मुकाबला करके देखिए। और दूसरी तरफ आप ये मुकाबला करके देख लो कि उस समय पुलिस के कांस्टेबल को क्या तनख्वाह मिलती थी, आज कितनी मिलती है, स्कूल के टीचर को क्या तनख्वाह मिलती थी, आज कितनी मिलती है। आप किसी चीज की तुलना करके देख लो, आपको सच्चाई समझ। क्योंकि इस देश में पिछले 70 साल से जो भी सरकारें रही हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, सब सरकारों की नीति ये रही है, गांव देहात किसान को चूसो और उसकी पूंजी शहरों में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पास पहुंचे। ये नीति रही, ये इस देश की योजना है, इस देश की नीतियां ये रही। बहुत कम लोगों ने खड़ा होकर विरोध किया था इसका, और मैं चौधरी चरण सिंह का इस बात के लिए सम्मान करता हूं कि चौधरी चरण सिंह उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने उस वक्त खड़े होकर कहा कि ये गलत है। नेहरू का विरोध करने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि गलत काम। ये जो इस देश की नीति, उस नीति का विरोध करने का एक ही तरीका है कि किसान सड़क पे खड़ा होकर विरोध करते। किसान की समस्या का समाधान संसद से नहीं होगा, सड़क से। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम कोई भी हिंसक काम करें, बिल्कुल नहीं। हम तो इस देश की सरकार की नीति का सरकार से पालन करवाना चाह रहे हैं, और हम संवैधानिक तरीके से करें, लोकतांत्रिक तरीके से करें, अहिंसात्मक तरीके से करें, लेकिन रोए बगैर तो मां भी दूध नहीं। खड़ा होना पड़ेगा, किसान को एकजुट होना पड़ेगा। और आज जो किसान की नई पीढ़ी आ रही है, मुझे बेहद खुशी है, थोड़े साथी हैं लेकिन नई पीढ़ी के कई साथी देखा, और इनकी एक खासियत मैं देखता हूं, इन सब नौजवानों का एक पांव गांव में है, दूसरा पांव शहर में। अच्छी बात, क्योंकि गांव देहात की तकलीफ समझते हैं और शहर की भाषा भी समझते हैं, फाइलें पढ़ना भी जानते हैं। हमारे रमन भाई किसानों का वहां पे दूध के किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने सरकार की फाइलें पढ़ ली। अब इंजीनियर आदमी है, फाइल तो ये भी पढ़ना जानता है। तो पहले जमाना जो हुआ करता था कि किसान से आंदोलन करवाओ, सब आंदोलन के बाद उसको किसान आंदोलन सड़क पे जीत जाता था, टेबल पे हार जाता।
टेबल पे उससे दस्तावेज में साइन करवा लेते थे, बेचारे को पता नहीं लगता। आज किसान का बच्चा वैसा नहीं है, वो गांव का दर्द जानता है लेकिन वो फाइल पढ़ना भी जानता। ऐसे लोगों को नेतृत्व में लाना होगा जो जाके सरकार की भाषा को समझे और सरकार की नीतियों को बदलने का हिम्मत रखें। तो मेरे साथियों, आज इस देश का किसान आंदोलन एक बहुत बड़े ऐतिहासिक पड़ाव पे, इस देश का किसान आंदोलन एक ऐसी तैयारी में है जिसके सामने पिछले वाला किसान आंदोलन भी फीका पड़ जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन हम कर सकते हैं क्योंकि ये किसान के अस्तित्व का सवाल। मैंने अभी 3 फसलों का सिर्फ जिक्र किया क्योंकि वो सबसे बड़ी खतरा उन तीनों को है, सोयाबीन का, मक्का का और कपास का। लेकिन उसी लाइन में गेहूं भी खड़ा हो। जैसे ही यूक्रेन वाला मामला सुलझेगा, गेहूं भी उसी लाइन में लगा हुआ है। अमेरिका अपने सेब बेचने की फिराक में है, अपने बादाम भी इंडिया में बेचना चाहता है। और उसके बाद डेयरी का नंबर, और डेयरी का नंबर आने का मतलब है, हमारे किसान भी भोले होते हैं, समझते हैं अच्छा वहां से दूध कैसे भेजेंगे, इतना दूर से कैसे दूध यहां तक आएगा। ना भाई, दूध नहीं आता, पाउडर बना के भेजेंगे और वो आपके दूध की इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे। एक बात और कह दूं, मैंने कही नहीं लेकिन अपने साथी बैठे हैं तो इसलिए मेरे को लगता है बताना जरूरी है। एक और बात हमारे मन में आती है कि भाई अगर वहां सस्ता हो रहा है तो अब क्या करें, चीज तो आएगी, सस्ती चीज तो आनी चाहिए। अगर अमेरिका का किसान सस्ता मक्का पैदा करता है, सस्ता सोयाबीन करता है, तो भाई हमारे किसान में कोई गड़बड़ होगी, क्यों महंगा करता है? सस्ती चीज तो बाहर से आएगी ही आएगी। ये भी आपको बता, अरमान जी, ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए विस्तार से। अमेरिका का किसान हिंदुस्तान के किसान से ज्यादा मेहनती नहीं है। वो सस्ती चीज इसलिए, उसकी चीज सस्ती इसलिए नहीं है कि वो ज्यादा मेहनत से करता है, ज्यादा अच्छा उत्पादन करता है। उसकी चीज सस्ती इसलिए है कि उसे सरकार से पैसा मिलता है। अमेरिका के किसान को औसतन हर 1 एकड़ पे 2 लाख रुपया सरकार से मिलता है हर फसल में, और हिंदुस्तान के किसान को 1 साल में 6,000 रुपए में, जिसको मिलता है, सबको तो नहीं मिलता, मैं जिसको भी मिलता है उसको साल में 6,000 मिलता है। अमेरिका के किसान को औसतन 2 लाख रुपया वहां की सरकार दे रही है। तो भाई 2 लाख रुपया अगर जेब में है तो फिर आप सस्ता बेचोगे, फिर क्या दिक्कत है? अगर कल को आपको कोई कह दे कि भाई तेरे को बिजली फ्री, खाद फ्री, बीज फ्री और आधी लेबर भी फ्री, तो आप भी कहोगे चल तू 1,000 में ले जा, फिर तो मेरे से क्यों, क्या दिक्कत है, मेरे को सारी चीज फ्री करनी है। तो विदेशों से आ रही चीजें सस्ती इसलिए नहीं है कि उनसे ज्यादा अच्छा खेती कर रहे हैं, वो असली सस्ती इसलिए है कि वहां की सरकारें उनको मदद दे रहे हैं। वहां की सरकार उनको मदद देती है और उसके खेल है जो भाई साहब कह रहे थे ना, ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ये सब तकनीकी खेल है। मोटी बात उसकी ये है कि जब उनकी सरकार अपने किसानों की मदद करती है तो वो कहते हैं ये तो बड़ी जायज मदद है, ये तो करना ही पड़ेगा। और जब भारत की किसान अपने सरकार, वो अपने किसान को 2 लाख देते हैं और कहते हैं ये तो देखिए होना ही चाहिए क्योंकि ये तो इमरजेंसी वाली बात, और भारत की सरकार 6,000 देती है तो ऑब्जेक्शन करते हैं, अरे तो अपने किसान को बड़ा पैसा दे। ये खेल है एक बॉक्स के। तो ये भी मान लीजिएगा मन में कि भाई हमारी कुछ कमी है, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अगर दूध आ रहा है तो वो सस्ता है, भाई हम क्या करें, उनकी लेनी सस्ता कर रही है। नहीं, वहां की सरकारें पिछले दरवाजे से पैसा दे रही, सब्सिडी दे रही, वहां के किसान को पैसा देती है, वहां का किसान अपनी फसलों को सस्ता बेचता है और हमारे किसान को बर्बाद करता है। और अगर ये दूध का मामला आ गया, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फसल गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, गन्ना नहीं है,
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फसल है दूध। गेहूं और चावल धान का सारा मिला लो, उससे ज्यादा दूध है। जिस दिन दूध पर हमला शुरू हो गया, बर्बाद हो जाएगा भारत का, क्योंकि उसे ले लेके जो थोड़ी सी बचत होगी, घर चलता है कि दूध के पैसे से चलता है, और दूध पे हमला होगा अमेरिका की तरफ से। इसलिए अभी वक्त है कमल कसने, अभी वक्त है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश के तमाम किसानों को इकट्ठा हो। कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है छोटी चीज नहीं है। इस नाम से दूसरे संगठन भी आजकल चल रहे हैं, लेकिन वो तो हिंदुस्तान का नियम है ना। जहाँ शेरे पंजाब ढाबा होता है तो वो शेरे पंजाब असली ढाबा भी वहां आ जाता है, शेरे पंजाब प्राचीन ढाबा भी वहीं पे चलता है। कहीं शिव मंदिर होता है तो प्राचीन शिव मंदिर भी चल जाता है वहीं। पर ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये छोटी उपलब्धि नहीं, देश भर के किसानों का एक मोर्चा बना है जिसने 13 महीने का वो ऐतिहासिक। आज उस मोर्चे के तहत पूरे देश के किसानों को इकट्ठा कर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। संयुक्त किसान मोर्चा इस सवाल पर जल्द ही पूरे देश में एक आंदोलन की कौम करेंगे। पिछली बार के आंदोलन को हरियाणा पंजाब का आंदोलन बताया गया, हाँ नहीं पर बताया गया, क्योंकि राजस्थान दिखता नहीं था लोगों को, शाहजहांपुर छोटा था, हमारे पास इतने पैसे वैसे भी नहीं थे, गरीब किसान का गरीब आंदोलन था। लेकिन मैं चाहता हूं इस बार जब किसान आंदोलन हो तो वो भी राजस्थान की उपस्थिति उसमें बढ़ चढ़कर दिखाए। राजस्थान का वो योगदान, पिछली बार भी शानदार योगदान था, मैं उसका गवाह हूं। लेकिन इस बार मामला शेखावटी तक, पिछली बार हम शेखावटी से दौसा तक तो ले गए थे, लेकिन इस बार इसे बाड़मेर तक ले जाना होगा, इस बार इसे उदयपुर तक ले जाना होगा। सिर्फ उदयपुर वाटी नहीं, उदयपुर तक ले जाना होगा। इस बार पूरे प्रदेश किसानों को अपने समर्थन कर खड़ा कर, क्योंकि किसान आंदोलन सिर्फ किसान और खेती को बचाने का आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, इस देश की आत्मा को बचाने का आंदोलन, इस देश की बुनियाद को बचाने का आंदोलन। हम सब मिलकर इसमें जुड़े और जय किसान आंदोलन इसमें अपना भरपूर योगदान दे सकते। इसी कामना के भगवान का आज इस देश का किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ पे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में इस देश के तमाम किसानों को इकट्ठा होकर अमेरिका से हो रहे व्यापार के हमले के खिलाफ, पूंजीपतियों के हमले के खिलाफ और किसान विरोधी मोदी सरकार के हमले के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि जैसे 13 महीने के संघर्ष में मोदी सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया, ठीक उसी तरह से किसानों के हितों की रक्षा हो, देश में लोकतंत्र की रक्षा हो, देश की रक्षा हो। सर, किसान पिछले 60 साल से भारत सरकार कहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हमने कर दी, लेकिन उस घोषणा का क्या मतलब? अगर किसान को वो दाम नहीं मिलते और सरकार समर्थन देने के लिए नहीं आती तो उस कागज का मतलब क्या है? इसलिए किसान आंदोलन की मांग है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज के रेट पे ना हो, जो वाजिब रेट है C2 + 50%, पूर्ण लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हो और वो मिले। नहीं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसानों के साथ सबसे बड़ा क्रूर मजाक है। इस मजाक को बंद करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी है और मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि हम मिलकर इस संघर्ष में शामिल हों। सर, वक्फ बोर्ड कानून के बारे में आपकी क्या राय है? वक्फ बोर्ड आज के इस चर्चा का, किसानों की चर्चा का मुख्य मुद्दा वक्फ बोर्ड का कानून नहीं है, वक्फ कानून नहीं है। तो उससे अलग जो मेरे संगठन की राय है, ये मैं जय किसान आंदोलन की राय नहीं बोल रहा, भारत जोड़ो अभियान की राय बोल रहा हूँ।
हमारी स्पष्ट राय है। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।